हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यश। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम ऑलरेडी ग्रुप 16, 17 और 18 पे अपनी 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज है 8वां पार्ट और इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग ऑलरेडी इस देख रहे हैं, आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करने के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स के बारे में। तो क्या होता है ऑक्सो एसिड? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सो एसिड होता है एक नॉन मेटल का, जिसमें सेंट्रल मेटल होता है एक नॉन मेटल। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो सिंपल है, क्योंकि एसिड है तो तब तो वो नॉन मेटल का भी होगा। बट आप सोच के हैरान हो जाएंगे, बहुत सारे मेटल भी ऐसे होते हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड की तरह काम करते हैं। बात करेंगे हम सब कुछ बहुत सारा डिटेल में। ये तो स्टेट बोर्ड है, चीज़ें काफ़ी नॉर्मल होती हैं, बट बहुत सारा मिस्ट्री है इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑक्सो एसिड। इसमें एक नॉन मेटल होता है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक कोई एक एटम या कोई एक सिंबल जेड से। ठीक है, तो जेड को अटैच होता है ओ और ओ को अटैच होता है एच। अब देखिए ये जो जेड है ये रिप्रेजेंट करता है एक नॉन मेटल। ठीक है, ये जेड क्या है? नॉन मेटल। और ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन जो कि रिलीज होता है H प्लस आयन की तरह, और इसी की वजह से एसिडिक नेचर दिखता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि जो Z और O के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो काफ़ी कम होती है, वो काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन अगर वही आप O और H के बीच में चेक करें तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ये जो बॉन्ड है ये लेस पोलर है। आई होप आपको ये पता होगा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो बॉन्ड का पोलर नेचर ज़्यादा होता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है तो पोलर नेचर भी कम होता है। ठीक है, एंड दिस वन इज मोर पोलर, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटता है और इसमें H प्लस रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे ऑक्सो एसिड में सबसे पहले हम लेंगे नॉन मेटल का सबसे स्टेबल ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होता है? ऑक्सीजन के साथ। और जो सबसे स्टेबल ऑक्सी एसिड होगा उसी के बेसिस पे उसी के बेसिस पे हम बाकी सारे एसिड्स का नाम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं सीरीज ले लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये देखिए, ये सल्फर का ऑक्सो एसिड है, सल्फर, जिसमें ये एटम S होता है। ठीक है, अब सल्फर किससे अटैच होगा? जी हाँ, सल्फर अटैच होगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन अटैच होगा हाइड्रोजन से। तो सल्फर का जो सबसे स्टेबल ऑक्सो एसिड होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हम देखने वाले हैं सल्फर का सबसे स्टेबल ऑक्सो एसिड। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है H2SO4 और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये हो गया OH, ये हो गया S, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, और ये OH। तो अगर मैं इस बॉन्ड को और अच्छे से दिखाना चाहूँ तो H और O के बीच में भी एक बॉन्ड बना हुआ है। O और H के बीच में भी एक बॉन्ड है। ठीक है, जिसे मैं दिखा सकता हूँ कुछ इस तरह से, ये H और ये H। तो देखिए अब ये जो H का इलेक्ट्रॉन है इसे बहुत ही स्ट्रांगली कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। और बहुत ही स्ट्रांगली ऑक्सीजन खींचेगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। और ये कितने H प्लस आयन रिलीज कर देगा? 2 H प्लस आयन। ठीक है, और इसमें सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन उससे दूर गए? आप देख सकते हैं, जी हाँ 6। तो इसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ,
हाइब्रिडाइजेशन की, तो उसमें तो हमें चेक करना होगा स्टेरिक नंबर। मतलब स्टेरिक नंबर मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो ये देखिए, एक बॉन्ड मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड तो उसमें से कोई भी आप एक पाई ले सकते हैं और एक सिग्मा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो बॉन्ड है, तो इसमें से मैं किसी को भी एक को सिग्मा ले लूँ और एक को पाई ले लेता हूँ। तो मान लीजिए अब मैंने देखा यहाँ पे सल्फर का एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और चार सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा। ओके, मतलब स्टेरिक नंबर ही 4 है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई लोन पेयर है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, जो है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो एक्चुअल में स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे तो वो है ही नहीं, तो इसीलिए हम सिर्फ सिग्मा लेंगे, और वो कितने हैं? 4। तो इसे कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हम सब जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ये आपने सुना होगा लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, टेट्राहेड्रल की तरह। ये OH, ये OH और ये OH। और मैं आपको बता दूं कि H2SO4 के अंदर इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे ये हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है, ठीक उसी तरह इस हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है। ऐसे बहुत ज़्यादा इंट्रा और इंटर दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें से इंट्रा के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादा करके इंटरमॉलिक्यूलर होता है। क्या इंटरमॉलिक्यूलर? मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना थोड़ा गलत हो जाएगा, मुझे सही तरीके से मैं बोलूँ तो एक दूसरा H2SO4 का मॉलिक्यूल लेना होगा, ये दिखाना थोड़ा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, और फिर ये OH और ये OH। देखिए जो सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है, ओ ओ ओ ओ यहाँ पे तो तीन तीन OH बना दिए, H2H3 बना दिया। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा प्यारे बच्चों, हो जाता है, मन जो है वो कभी कभी भटकने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन को भी कम कर देंगे और ये हाइड्रोजन को भी कम कर देंगे, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? H2SO4। अब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा दूसरे, इसीलिए ये जो H2SO4 होता है ये होता है डेंस लिक्विड। क्या होता है? डेंस लिक्विड। डेंस लिक्विड, या फिर डेंस से ज़्यादा अच्छा शब्द यूज़ करता हूँ, विस्कस लिक्विड। क्या होता है ये? विस्कस लिक्विड। तो अगर कोई पूछे कि H2SO4 इतना विस्कस क्यों होता है, तो मैं बता देना चाहूँगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये देखिए, ये था सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन कम कर देते हो, तो यहाँ पे देखिए सबसे जो स्टेबल होता है जनरली वो एक एसिड है। कौन सा एसिड है? जी हाँ, एक एसिड। उसमें से आपने एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? अस एसिड। जी हाँ, आपको मिल जाने वाला है अस एसिड। उसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, H2SO3, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपको। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे ये OH और ये ऐसे। सर ये कैसे पता चला कि जो H होता है वो ऑक्सीजन से ही अटैच होता, जो ये H है ये सल्फर को अटैच क्यों नहीं होता? तो जी बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से पता चलता है कि सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों डाई बेसिक एसिड है। क्या है? डाई बेसिक एसिड। सर ये एसिड में ये बेसिक शब्द क्यों है, वो एक डाउट आ जाता है जनरली। बेसिक, तो ये देखिए इसमें से अगर मैं दो H प्लस आयन निकाल दूँ तो ये क्या बना देगा? O S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, और O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव क्यों? क्योंकि O ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खुद के पास रख लिया, और ये O के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएंगे। तो अब ये देखिए, ये जो बना है इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। हालांकि ये इसका डायरेक्ट कॉन्जुगेट बेस नहीं है, क्योंकि एसिड और कॉन्जुगेट बेस में सिर्फ एक H प्लस का फर्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दो दो H प्लस का फर्क है। तो एक्चुअल में ये सल्फ्यूरस एसिड का डायरेक्ट कॉन्जुगेट बेस नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से एक बनेगा कॉन्जुगेट बेस,
जिसमें H प्लस कम होगा, और उसमें से फिर आप जब H प्लस निकालेंगे तो ये आ जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस। याद रखना, कॉन्जुगेट बेस में सिर्फ एक H प्लस आयन का फ़र्क होता है, लेकिन इन दोनों में दो H प्लस आयन का फ़र्क है। तो ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। तो ये किसका है वो बता देता हूँ मैं, तो यहीं पर मैं बीच में बना देता हूँ आपको। हालाँकि ये एरो साइन भी मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग शायद कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने इससे एक H प्लस निकाला, ये OH है, ये H डबल बॉन्ड O है, और ये H डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस। अब देखिए ज़रा, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि इसने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसे रिलीज कर दिया, तो इससे ये बनता है। ये आपस में अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ठीक है, अब ये सब जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की थियरी है, ये तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, तो ये जो है ये दो H प्लस आयन रिलीज करता है, इसीलिए इसे डायबेसिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबेसिक एसिड। अब सुनिए, जो हमारा मेन डाउट था वो बेस से रिलेटेड था। तो अब ये कितने H प्लस आयन लेने के कैपेबल है? क्योंकि इसके पास दो नेगेटिव चार्ज है, तो ये दो H प्लस आयन ले सकता है। तो याद रखिए, जो H प्लस आयन लेने की टेंडेंसी होती है, उसी को हम एसिडिटी कहते हैं, या फिर आप कहते हैं कि ये बेसिक नेचर है इसका। किसका? इसका। तो ये दो H प्लस आयन ले सकता है, इसीलिए इसे हमने कहा डायबेसिक एसिड। तो देखिए आप नाम में कैसे चेंज आ गया, सल्फ्यूरस एसिड। तो हमने दो देखे, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर का, इसके पहले वाला जो एसिड था मैं आपको बता दूं, तो उसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ पे आप देख रहे हैं वो +6 था। ये देखिए +6। अब हम लगे हाथ इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिंपली हम पता कर सकते हैं, ये 1 2 3 4, सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन उससे दूर गए, तो ये हो जाएगा +4। हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर से हम पता कर लेंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी होगी, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो वो होगा 286। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दैट इज 3 सिग्मा। ओके, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 3। सर यहाँ पे तो ये एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें से आप एक ही काउंट करोगे, क्योंकि एक सिग्मा है तो दूसरा क्या है? पाई। तो ये स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। याद रखिए, जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो sp3, 3 होता है तो sp2, 2 होता है तो sp। ये हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और अब आता है इस सल्फ्यूरस एसिड से अगर आप एक कोई और ऑक्सीजन निकाल दो, ये देखिए जैसे कि H2SO3 था, अब इसमें से भी आपने एक निकाल दिया H2। ये मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला ही लिख रहा हूँ। अब इसमें से भी मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया, इसमें से भी मैंने एक ऑक्सीजन को निकाल दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा? H2SO2, और इसे हम कहेंगे हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे? हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रीफिक्स लग गया। क्या प्रीफिक्स? हाइपो, लेकिन ये नाम सेम है, अस एसिड। ठीक है, तो ये हो गया H2SO2। ओके, तो ये हो गया S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया OH, और ये आ गया H, और यहाँ पे आ गया ये लोन पेयर। ठीक है, इस तरह से मोनोबेसिक एसिड हो गया। और इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें सल्फर का, तो आपको कुछ एंटिक मिल सकता है, जैसे ये 1, ये 2, और ये 3 इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं, तो +3, लेकिन वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो -1। तो इसमें क्या आ जाएगा? +2। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये था कुछ शब्द जिसको मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप एक देखोगे, एक एसिड जो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल होता है, थर्मोडाइनामिकली मोस्ट स्टेबल, या हर एक केस में नहीं, लेकिन सल्फर के केस में तो इसका एक ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर उसमें से एक ऑक्सीजन निकाला तो क्या आया? अस। फिर उसमें से एक ऑक्सीजन निकाला तो हाइपो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ और शब्द, जैसे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, ये ऑक्सो एसिड की सीरीज चल रही है, तो उसमें हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे।
तो पायरो शब्द मतलब क्या होता है, हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर, बट यहाँ पे पायरो का मतलब है कि हमें दो मॉलिक्यूल लेना है H2SO4 का और उसमें से वाटर को निकाल देना है -H2O। तो चलिए मैं यहीं पे बगल में इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो ये हो गया H4S2O8। अब इसमें से आप एक H2O निकाल दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, H2S2O7। ये क्या हो गया, H2S2O7। तो इसे हम कहते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते जा रहा हूँ ताकि वो आपको सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका, HOS, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये S। जी हाँ, मैं ट्राई करूँगा कि जो सल्फर है वो टेट्राहेड्रल स्टेट में रहे, ये OH। आप देख सकते हैं ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। और इसका एक और नाम है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है ओलियम। तो आप याद रख सकते हैं, ओले ओले ओलियम। और इसमें हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हर एक सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। तो ये भी टेट्राहेड्रल यूनिट, ये भी टेट्राहेड्रल यूनिट और ये भी टेट्राहेड्रल यूनिट। तो इसी का नाम होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं आपके सिलेबस में और क्या क्या है। तो ये देखिए, सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, सम ऑफ them are unstable and cannot be isolated. They are known to exist in aqueous solution or in फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट। या तो वो पानी में रहते हैं या फिर सॉल्ट के फॉर्म में रहते हैं, ऐसे फुल्ली स्टेबल नहीं होते। सम इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड देयर स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। तो ये देखिए, ये सल्फ्यूरस एसिड है जो मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट और ये सब, यही सारी चीज़ें वो एंट्रेंस में पूछेंगे। किसमें पूछेंगे, एंट्रेंस में, इसीलिए यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। ये देखिए सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ पे देख रहे हैं आप ऐसा एसिड। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये सब डिटेल में जानना है कि ये इक क्यों है, अस क्यों है, हाइपो क्यों है, पायरो क्यों है, मेटा क्यों है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने ऑलरेडी IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना के रखा हुआ है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बाकायदा वीडियो बना रखा है और वो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद आता है डाईसल्फ्यूरिक या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए, ये उसका स्ट्रक्चर है। और याद रखना ये डाईबेसिक एसिड है, चीज़ों को आपको डिटेल में याद रखना होगा। डायबेसिक क्यों, क्योंकि ये 2H रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें ना, तो ये जो फॉर्मूला है वो गलत दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए H2S2O7 है। अगर आप ऑक्सीजन के नंबर को चेक करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। और याद रखिएगा, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। याद रखिएगा, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल भी नहीं है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है ये फॉर्मूला सही है, नो डाउट, नो डाउट, ये फॉर्मूला एकदम सही है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये गलत है। आप मैंने जो स्ट्रक्चर दिया वो फॉलो कीजिए। ठीक है, ये जो है ये पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, ये किसका है, जी हाँ, पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी, क्योंकि ये लिंकेज जो आप देख रहे हैं ये पेरोक्सी लिंकेज है, ये पेरोक्सी लिंकेज है। ठीक है, आगे देखिए, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और फिर उसके आप देख रहे हैं पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4 5 ही, और ये देखिए यहाँ पे 8 कर दिया। तो बहुत ही मिस्टेक है, आप याद रखिए ये सारी मिस्टेक जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रॉन्ग दिया है। पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ये सही है, देखिए यहाँ पे ये पेरोक्साइड लिंकेज है। और फिर आता है उसके बाद थायोसल्फ्यूरिक एसिड, यस ये भी सही है। ठीक है, तो चलिए मैं इन सब के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ। तो ये हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जी हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम ओलियम भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एसिड की तरफ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एसिड है हमारा वो है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड।
पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब क्वेश्चन आता है ये पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये हम पढ़ेंगे पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। किसका? जी हाँ, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो याद है आपको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? H2S2O7, जिसे हम ओलियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है बस। तो ये आ जाएगा H2S2O8 और इसे हम कहते हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके नाम के आगे एक टर्म लगा देंगे पर ऑक्सी, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक एसिड है, इसका मतलब इसमें सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, ऐसा हम मानते हैं। और दूसरा दूसरा इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगा। चलिए मैं स्ट्रक्चर से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हो गया OH, यहाँ पे S, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये O, यहाँ पे O, और ये कुछ ऐसे। तो टेक्स्ट बुक में तो गलत दिया है, बट आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको चीज़ों को बकायदा बता देंगे। तो ये देखिए, ये है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम है, बड़ा ही फेमस नाम, जिसे हम मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? मार्शल्स एसिड। आप इस नाम को ज़रूर ध्यान रखिएगा। दिस इज कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड। और ये देख रहे हैं आप, यही पेरोक्साइड लिंकेज है। और इसमें अगर आप देखें तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आता है? जी हाँ, +6, क्योंकि सल्फर के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं उससे? टोटल 6। ठीक उसी तरह ये जो लेफ्ट में है, इसका भी कुछ वैसा ही हो रहा है। ओके, तो इस तरह से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। और यहाँ पे आपने फॉर्मूला देखा क्या है? H2S2O8। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो बच्चे फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं एक्स वाले मेथड से, वो यहाँ पे गलत हो जाएंगे। कैसे? H2S2O8, H2S2O8। तो अब यहाँ पे अगर वो हाइड्रोजन के नंबर लेते हैं 2, और ये +1 प्लस सल्फर का 2 × X प्लस 8 ऑक्सीजन और हर एक ऑक्सीजन का -2, तो ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो, क्योंकि ये टोटल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है। क्या इसके ऊपर आपको कोई चार्ज दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, ये 2 + 2x, यहाँ पे प्लस लिखना गलत होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये -16 = 0। 2x = +14। कैसे? -16 + 2 बिकम -14, जो राइट साइड जाएगा तो +14। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा? +7। तो जब भी जितना हमारा एक्सपेक्टेड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उससे जब भी हायर आता है, मतलब जितना हमारा एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उससे हायर आता है, तो उसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है। मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज का फॉर्मूला दे देता हूँ। ये होता है ये होता है n-8 टू n-8 टू n। यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं। n क्या होता है? जी हाँ, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? जी हम सब जानते हैं 6 होते हैं, क्योंकि सल्फर होता है 16 2 8 6, तो इट विल बी 6 - 8 टू 6। ठीक है, और जी हाँ ऑब्वियसली ये प्लस होगा, ये -2 टू +6, लेकिन आपने देखा यहाँ पे हमें जो मिला वो +7 मिला, इसका मतलब इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगा। तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है एक्चुअल में पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का, जो टेक्स्ट बुक में गलत दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। आगे हम देखने वाले हैं अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो थायोसल्फ्यूरिक एसिड है ये एक बार जेई में आ चुका है। रिलेटेड टू इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं हाइब्रिडाइजेशन में और ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, ये H2SO4 है। ठीक है, इसमें जब आप एक ऑक्सीजन को एक सल्फर से रिप्लेस कर देंगे तो इस एसिड में नाम आ जाता है थायो। तो याद रखिए, अगर दो ऑक्सीजन को दो सल्फर से रिप्लेस करते हैं तो डायथायो आता है। तो सर कर दीजिए, वो एग्जिस्ट भी होना चाहिए, वो एग्जिस्ट भी होना चाहिए रियलिटी में। तो ये देखिए इसका क्या आ जाएगा, H2S2O3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, OHS डबल बॉन्ड S, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, मैं अब आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ये जो सल्फ़र है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। कितना होता है, जी हाँ -2। और इसका कितना होता है सल्फ़र का, +6। ठीक है, और ये सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्या होता है, ये सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ये सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -2 कैसे आया और यहाँ पे +6 कैसे आया, ये +6 ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें इस सल्फ़र को, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अगर आप इस सल्फ़र को देखें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा दूर लिख देता हूँ। तो ये सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और ये अगर सल्फ़र को आप देखें ध्यान से तो ये तो सल्फ़र से ही अटैच है। किससे अटैच है, सल्फ़र। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कैसे है, हाइब्रिडाइजेशन तो आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर, वो ऊपर वाले सल्फ़र की मैं बात कर रहा हूँ, इस सल्फ़र की। ठीक है, तो इसका स्टेरिक नंबर चेक कीजिए ज़रा। तो स्टेरिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, जी हाँ 1, और लोन पेयर कितना है 1। ठीक है, सॉरी लोन पेयर तो 2 है। तो कितना हो जाएगा 3, स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2, एक s और 2 p, टोटल 3 sp2। ठीक है, तो ये था थायोसल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके बारे में बहुत कुछ पूछा गया था। ओके, तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्यों -2 आया और इसका +6 कैसे आया वो तो सिंपली मैं आपको बता चुका हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल देंगे आपको कि ये जो सल्फ़र है जो इस सल्फ़र से अटैच है, तो ये जो सल्फ़र है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आता है 0 और इसका आता है +4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन दूर गए, सिर्फ 4, और इसके कोई दूर नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों सल्फ़र एटम आइडेंटिकल है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। हालांकि कुछ लोग इसको फॉर्मूले से भी प्रूव कर देते हैं कि अगर आप फॉर्मूले में ढूंढो तो ये +4 सेंट्रल एटम का है, लेकिन वो फार्मूला बताता है कि दोनों सल्फ़र का +2 आया होगा। लेकिन मैं इसे भी प्रूफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप ये जो फार्मूला है H2S2O3 इसमें आप अप्लाई करेंगे तो H2S2O3 में 2 इंटू +1 हाइड्रोजन का हो गया, +2 इंटू x सल्फ़र का हो गया, +3 इंटू -2 ऑक्सीजन, टोटल इज 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 + 2x - 6 = 0, सो 2x = +4। तो x क्या आ जाएगा, +2। जी हाँ, ये देखिए ना, इसमें टोटल तो 4 + 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब आप दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, +2। तो बच्चों को लगता है कि फॉर्मूले से ये सही है। अब जो मैंने दिया है उसे देखिए, एक सल्फ़र का +6 लीजिए, दूसरे सल्फ़र का -2 लीजिए, देखिए यही आएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। 2 इंटू +1 प्लस एक सल्फ़र का +6 प्लस दूसरे सल्फ़र का भी लेता हूँ, लेकिन ये प्लस साइन हटाना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस कितने ऑक्सीजन है टोटल, जी हाँ 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू -2 टोटल 0। तो अब ये देखिए 2 + 4 - 6 = 0। ओ, यहाँ पे भी हम तो फॉर्मूले ही लिख दिए, डायरेक्ट x लिखता हूँ मैं उसके जगह पे, ताकि आपको पता चले। इसका तो प्रूफ मैं अलग तरीके से बताता हूँ, तो इसे तो आप रहने ही दीजिए, मैं इसे डायरेक्टली बता देता हूँ यहीं पे ऊपर ही। जैसे यहाँ पे देखिए, एक सल्फ़र का कितना +6, दूसरे सल्फ़र का कितना -2, टोटल इज +4।
ये देखिए जैसे यहाँ पे +4 आया वैसे यहाँ पे +4 आया। अगर आप हर एक सल्फर का देना चाहें तो ऐसे ओवरऑल आपको +4 मिला है, +2 डिवाइड कर सकते हैं। एक सल्फर को भी +2 दे सकते हैं और दूसरे सल्फर को भी +2। याद रखिएगा, लेकिन 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 ये जो पहला मैंने आपको बताया, ये जो पहली वाली चीज़ मैंने आपको बताई यही सही थी, ये वाला ही सही है, जेई ने इसे ही सही ठहराया और ये रॉन्ग है। तो आपको ये बताना है कि ये सल्फर -2 कैसे आ गया, जबकि ये दूसरे सल्फर से ही अटैच है। तो अब एक लास्ट वाला भी देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आपको वो समझ में आएगा। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हम देख चुके हैं पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो अब हम देखने वाले हैं परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल, आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए H2SO4 और उसमें एक ऑक्सीजन को डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा H2SO5 और यही है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे जिसे हम एक और नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं कैरोज एसिड। क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे हम कहते हैं कैरोज एसिड। ठीक है, क्या कहते हैं? कैरोज एसिड। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O OH, और यही देखिए पेरोक्साइड लिंकेज है, यही पेरोक्साइड लिंकेज है, इसीलिए नाम में आप देखेंगे पेरोक्सी। ठीक है, और सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन दूर गए उससे? टोटल 6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 और टोटल सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, क्योंकि टोटल सिग्मा बॉन्ड 4, पाई को हम काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो ये हो गया कैरोज एसिड। याद रखिएगा, इसमें भी अगर आप फॉर्मूले से ढूंढेंगे एक्स वाले मेथड से तो ये भी गलत ही आएगा। कैसे? 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ये एक्स वाला मेथड हर जगह काम नहीं करता, तो आप ये याद रखिएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8। और हम सब जानते हैं सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है। क्या होती है? +6। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जी हाँ, +8। इसका मतलब नो डाउट इसमें जो रेंज है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा? पेरोक्साइड लिंकेज। ओके, तो इन शॉर्ट आप देख रहे हैं हमने सारे एसिड्स को डिस्कस कर लिया। तो मैंने बताया आपको सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने आपको बताया सल्फ्यूरस एसिड, देन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, देन थायोसल्फ्यूरिक एसिड, फिर पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन वी हैड फाइनली पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको जानना है सारे एसिड्स के बारे में बहुत डिटेल में, तो हमारी हमारी एक नॉर्मल पी ब्लॉक की सीरीज़ है जिसमें हम जेई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें मैंने पूरा एक वीडियो ही बना के रखा है, एक से ज़्यादा आवर्स का, समवट अराउंड द 2 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। उसमें ऑक्सी एसिड के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसकी जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन में भी मेंशन कर दूंगा और नीचे भी दे दूंगा, तो आप वहीं पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में बाकायदा सब कुछ, और फिर वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। तो देखिए अब इसमें जो सेंट्रल आइटम होगा वो कौन होगा? वो कौन होगा? हेलोजन। लेकिन याद रखिए फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड मिलता है, HOF, क्योंकि फ्लोरीन अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। क्यों एक्सपैंड नहीं कर सकता? क्योंकि फ्लोरीन के अंदर d ऑर्बिटल नहीं होती। फ्लोरीन डजंट हैव d ऑर्बिटल, सो इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। ओके, तो आप याद रखिएगा। बाकी के जो मेंबर हैं वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। और क्यों एक्सपैंड कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हेलोजन फॉर्म सेवरल ऑक्सी एसिड, टेबल दिया है नीचे 7.8। ओनली 4 ऑक्सो एसिड हैव बीन आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म। ओके, जो प्योर फॉर्म में आइसोलेट किए गए वो यही है, हाइपोफ्लोरस एसिड, परक्लोरिक एसिड, आयोडिक एसिड एंड मेटा पर आयोडिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक नया शब्द देख लिया, मेटा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी वो सीरीज़ ज़रूर देखिए जो मैंने यहाँ पे बोला था अभी, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी और नीचे भी, ऑक्सी एसिड। तो उसमें मेटा शब्द का भी मतलब आपको पता चल जाएगा।
द अदर आर स्टेबल ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। जो बाकी के ऑक्सी एसिड हैं वो या तो पानी में सोल्यूबल हैं या तो फिर उनके सॉल्ट के फॉर्म में। द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल एटम का उतना ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम HClO अ वीक एसिड टू HClO4। मतलब ये HClO है, इससे ज़्यादा किसका होगा HClO2, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा HClO3 और सबसे ज़्यादा किसका होगा HClO4। कैसे, इसमें Cl होगा +7, इसमें Cl होगा +5, इसमें Cl होगा +3, इसमें Cl है +1। सर आप कैसे फटाफट इतना ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिए? अगर आपने वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा है, अभी तक के सारे वीडियो को, तो मैंने आपको ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी सिखा दिया था पास्ट में, उसी हिसाब से आया। वरना आप इसे एक्स वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। सर लेकिन मैं तो स्ट्रक्चर वाले मेथड से निकालूंगा, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आई मीन टू से देन इट विल बी मच बेटर, ओके, देन यू विल ऑलवेज गेट अ राइट आंसर। चलिए ऑक्सी एसिड को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन के ऑक्सी एसिड को डिस्कस किया गया है, तो उसे भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्लोरीन का लेंगे वो वाला एसिड जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब क्वेश्चन आता है क्लोरीन का वो कौन सा एसिड है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जी हाँ, हमने एक्सपेरिमेंटली पता किया, तो जो सबसे स्टेबल ऑक्सी एसिड होता है क्लोरीन का वो होता है क्लोरिक एसिड। तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा स्टेबल एसिड कौन सा है? क्लोरिक एसिड। ठीक है, और क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो होता है HClO3। ठीक है, कुछ ऐसे, ये Cl, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये OH, HClO3, और इसमें एक क्लोरीन के ऊपर होती है एक लोन पेयर। तो आप इसका स्ट्रक्चर चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पे एक लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये OH। सर ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे सीखते हैं? तो याद रखिए आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें सिखाया जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, सर आपके 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 पार्ट आ जाते हैं सर, बाकी लोग 4-4 वीडियो में ही ख़त्म कर देते हैं। तो आप बेटा कंपेयर कर सकते हो, जो नॉलेज उन्होंने दिया है जो हम आपको बता रहे हैं क्या दोनों सेम है, आप खुद कंपेयर कर लीजिए, आपको खुद चीज़ें क्लियर पता चल जाएंगी। देखिए मैं तो चीज़ों को डिटेल में पढ़ाता हूँ और मेरी आदत है कि किसी भी चीज़ को रटा ना जाए, उसे समझ के हर एक चीज़ को किया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये हो गया क्लोरिक एसिड, जिसमें जिसमें अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं? जी हाँ, 4, सॉरी 5, तो ये +5 वाला। ओके, और ये एक ही H+ रिलीज कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। आई होप आपको क्लिक हुआ होगा कि एक H+ देने के बाद एक नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए इसे मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है। अब इसके आगे जो आता है वो है परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक मतलब इसमें एक और ऑक्सीजन डाल दीजिए HClO4। तो ये हो गया परक्लोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए ये आ गया परक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें सल्फर का, इसमें जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है। ठीक है, तो ये हो गया परक्लोरिक एसिड। तो एक्चुअल में क्लोरिक एसिड में जब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा देते हैं तो उसका नाम में पर आ जाता है। क्या आ जाता है? पर। और जब आप क्लोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं, क्या कर देते हैं? एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं, तो जो नाम आएगा आपको उसे हम कह देंगे क्लोरस एसिड। जी हाँ, क्या कह देंगे? क्लोरस एसिड। ये देखिए HClO2, तो इसे हम कहेंगे क्लोरस एसिड। तो याद रखिएगा जब भी ईक एसिड से एक ऑक्सीजन निकालते हैं तो उसके नाम में अस लग जाता है, और यहाँ से भी अगर आप एक ऑक्सीजन को निकाल लेते हो तो ये आ जाएगा आपको HClO, और इसे कहते हैं हम हाइपो। तो याद रखिएगा जब आप अस एसिड से कोई एक ऑक्सीजन निकालते हैं तो उसके नाम में आ जाता है हाइपो। क्या नाम आ जाता है? जी हाँ, हाइपो। तो ये हो गया हाइपो क्लोरस एसिड।
ये क्या हो गया, हाइपोक्लोरस एसिड। तो मैं दोनों का स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूँ, HClO2 का और HClO का। तो ये देखिए Cl डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे दो लोन पेयर, तो ये क्या हो गया HClO2। और HOCl का तो कुछ ऐसे से HOCl, ये कुछ ऐसे, ये देख रहे हैं आप, क्लोरीन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन और ये HOCl, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन उससे दूर गए, देखिए 3, तो ये आ जाएगा +3। यहाँ पे क्लोरीन का कितना गया 1, तो ये क्या आ गया +1, ठीक है। तो ये सारे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई एसिड है, जब भी कोई एसिड है उसका जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो हमें ढूंढना था। और अभी तक हमने जितना एसिड पढ़ा उसमें सबसे जो स्टेबल फॉर्म था वो एक एसिड था। क्या था, एक में से एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो कौन सा हो जाएगा, अस एसिड, ठीक है। तो एक एसिड में से जब भी एक ऑक्सीजन को निकालेंगे तो वो अस एसिड हो जाएगा, और अस एसिड से जब भी एक ऑक्सीजन को निकालेंगे तो उसमें प्रीफिक्स आ जाता है हाइपो। और अगर एक एसिड में आपने एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया, एक और ऑक्सीजन को आपने क्या कर दिया, अगर ऐड कर दिया, तो उसमें आ जाता है पर, प्रीफिक्स आ जाएगा और फिर एक एसिड। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और मैंने जैसे कि बोला, मैं आपको लिंक में दे दूंगा ऑक्सी एसिड की सब कुछ, तो डिटेल में मिल जाएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को दबाइए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो टेबल था, टेबल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो भी दे देता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे टेबल दिया गया है, तो आप देख रहे हैं हाइपो, हेलिस, हेलिस, हेलिक एंड पर हेलिक। तो देखिए यहाँ पे जो हेलिस है ये हेलोजन के लिए, तो यहाँ पे अगर आप क्लोरीन रखेंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड पर क्लोरिक एसिड। तो ये देखिए ये पर क्लोरिक एसिड है, ये क्लोरिक एसिड है, ये क्लोरस एसिड है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ये हाइपोफ्लोरस। तो देखिए फ्लोरीन के तो ये सारे एग्जिस्ट नहीं होते। क्यों एग्जिस्ट नहीं होते, क्योंकि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो +5 +7 नहीं दिखा सकता। और ब्रोमीन का देखिए ये एग्जिस्ट होता है, ये भी है, ये भी है। तो ये क्या हो गया ब्रोमीन का, जी हाँ ब्रोमिक एसिड, ये पर ब्रोमिक, ये आयोडस एसिड, सॉरी आयोडिक एसिड, और ये पर आयोडिक एसिड, और ये हाइपो आयोडस और ये हाइपो ब्रोमस। और इनके +3 वाले ऑक्सी एसिड नहीं दिखते क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते, थर्मली रूम टेम्परेचर पे वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो ये पूरा टेबल था जिसे मैं भूल गया था। ओके, तो अब अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीजन और उसके कंपाउंड के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे की जो भी वीडियोज़ हैं उसका आइडिया मिल जाए जैसे ही वो अपलोड होती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।